हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनब्रोकन बॉन्ड। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही, जिसका मैंने सेक्शन ए तो करा दिया था पूरा का पूरा, बट आज हम लोगों को डिस्कस कर लेना है सेक्शन बी। कौन सा डिस्कस करेंगे? आज हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके खोल के देखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, जिसमें आपको बोला है कि आपके पास आपने एक्चुअली में एक सोल्यूशन को प्रिपेयर किया है। कैसे? बाय डिसोल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने लिया था और जिसको आपने डिसोल्व कर दिया 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अब सबसे पहले तो नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं? देखो, वोलेटाइल तो वो होते हैं जो इजिली वेपर्स फॉर्म में चले जाते हैं, गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपर्स की या गैसियस फॉर्म में नहीं जा पाते। तो आपने ऐसा 10 ग्राम यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया है जो वेपर्स के फॉर्म में नहीं जाता, उसको आपने डाल दिया 200 ग्राम पानी के अंदर, तो उससे बन गया एक सोल्यूशन। ठीक है, जो वो सोल्यूशन बना उसका जो वेपर प्रेशर आया वो आया 31.84 मीन्स 31.84 mmHg। टेम्परेचर है 308 केल्विन। आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे मोलर मास किसका? सोल्यूट का। अब कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो दे रखा है इन्होंने प्योर वाटर का, इस टेम्परेचर पे वो दे रखा है 32 mmHg। अब ये सवाल है आपका सोल्यूशन चैप्टर का। इसमें आपको क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है सोल्यूट का। आपको उसमें वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर सॉल्वेंट का भी और सोल्यूशन का भी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है का रिलेटिव लोगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, जिसका फॉर्मूला होता है पी नोट माइनस का पी बाय पी नोट इक्वल टू N2 बाई N1। ठीक है, वैसे जो ओवरऑल फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है N2 बाई N1 प्लस N2। ये N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के। ये N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है किसके? सोल्यूशन के। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके हैं? सोल्यूशन। क्यों? ये है सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? सोल्यूट के। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 वाले, ये किसके हैं? सोलवेंट के। N2 वाले किसके हैं? सोल्यूट के। अब सोलवेंट के मोल्स ज्यादा हैं किससे? सोल्यूट से, क्योंकि सोलवेंट कितना है? 200 ग्राम। सोल्यूट कितना है? 10 ग्राम। ठीक है, तो सोल्यूट कम है सोलवेंट से, इसलिए हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं सोल्यूट को और इसको लिख सकते हैं N2 बाई N1। ठीक है, तो आप नेग्लेक्ट करके डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख लिया करो, क्योंकि जो सोल्यूट की क्वांटिटी होती है वो कमी होती है किसके कंपैरिजन में? सोलवेंट के। तो इस फॉर्मूले को यूज करने का बस इतना सा फायदा है कि कैलकुलेशन हमें यहाँ पे क्या हो जाएगी? आसान करनी। ठीक है, अब देखो ये प्योर सोलवेंट का है। वेपर प्रेशर जो कि इन्होंने दे रखा है प्योर वाटर का कितना है? 32 माइनस सोल्यूशन का जो निकल के आया वो कितना आया? 31.84 बाई 32 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं कैसे? मास बाय मोलर मास से। कैसे? गिवन मास बाय मोलिकुलर या मोलर मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट के हैं वो कैसे निकालूंगी? मास दे रखा है इन्होंने कितना? 10 ग्राम। मोलर मास में नहीं पता तो मान लो बाई एक्स। ये आ गई नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट के। अगर मुझे सोलवेंट के निकालने हैं तो कैसे निकाल लूंगी? नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मोलर मास। तो 200 ग्राम क्या है? मास किसका? वाटर का। वो मोलर मास कितना होता है? H2O का 18। कितना होता है? 18। कैसे पता? H2O का ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 हाइड्रोजन का 2, तो टोटल हो गया 18। तो अब अगर इनमें सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करूं एक बार, तो 32 में से जब मैं माइनस करूंगी 31.84 तो वैल्यू निकल के आएगी 0.16 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल टू कितना था ये? 10 बाई एक्स बाई 200 बाई 18। अब एक रूल होता है कि इन बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर लो, इन अंदर वालों की एक तरफ मल्टीप्लाई कर लो। तो अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? देखो एक बारी, तो 0.16 बाई 32 इक्वल टू 10 इंटू 18 200 इंटू एक्स आया इतना। अब क्या करेंगे फर्दर? इस एक जीरो से एक जीरो गई, 2 9 से 18, 2 10 जा हो गया इतना। अब इसके बाद अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं इनकी तो क्या होगा? 0.16 इंटू 10 बाई 32 इक्वल टू 9 बाई एक्स। ठीक है, इतना बचा। अब इस x की वैल्यू को मुझे क्या करना है? फाइंड आउट। तो अगर मैं इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ इसको कि x इक्वल टू 9 इंटू 32 बाय 1.6 लिख सकती हूँ ऐसे। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो एक पॉइंट हटा के मैंने ऊपर क्या लगा दी? 0। तो 16 2 जा 32, एक जीरो ये
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 इंटू 9 इज 180 ग्राम। मीन्स जो मास आया निकल के सोल्यूट का वो कितना आया, मोलर मास जो निकल के आया सोल्यूट का वो कितना आया 180 ग्राम। ठीक है, ये थी पूरी की पूरी कैलकुलेशन इसकी, जो कि बिल्कुल आसानी थी, कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल भी टफ नहीं थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का वो कितना आया 180 ग्राम, मतलब कि जो मोलर मास है सोल्यूट का वो कितना है यहाँ पे 180 ग्राम्स है। ठीक है, आई इतनी बात समझ, जो मोलर मास है वो कितना है 180 ग्राम, तो इसका आंसर कितना आ गया 180 ग्राम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर है 20, और ये क्या है ऑर्गेनिक का पार्ट, जिसमें क्या पूछा है कि एक्सप्लेन करो ब्रीफली कार्बोलमीन रिएक्शन को। किसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, कार्बोलमीन रिएक्शन की। ठीक है, तो कार्बोलमीन रिएक्शंस क्या होती हैं कि जब एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड या फिर कार्बोलमीन्स बना लेंगे, जिनकी कैसी होती है फॉल स्मेल होती है, उनको बोला जाता है क्या, कार्बोलमीन रिएक्शन। मीन्स इस रिएक्शन को बोला जाता है कार्बोलमीन रिएक्शन। तो कैसे लिखेंगे, व्हेन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बोलमीन्स and they give the foul smell to form the carbolamines. This reaction is known as carbolamine reaction. ठीक है, जिसमें क्या करेंगे कि एलिफेटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट करेंगे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ या KOH के साथ। ठीक है, और क्या बना देंगे, आइसोसाइनाइड बना देंगे या कार्बल अमीन्स बना देंगे। तो एक तरह का टेस्ट भी है किसके लिए, प्राइमरी अमीन्स के लिए, 1 डिग्री अमीन्स के लिए, क्योंकि 1 डिग्री अमीन्स के अलावा इस रिएक्शन को और कोई भी नहीं देगा। तो कैसे होगी ये रिएक्शन, प्राइमरी अमीन का कैसे लिखूं मैं, प्राइमरी अमीन RNS2। इसकी रिएक्शन जब मैं किसके साथ करूंगी, क्लोरोफॉर्म के साथ करूंगी, इसकी प्रेजेंस में 3 KOH की साथ में हीटिंग, तो मुझे यहाँ से मिलेगा RNC जो कि है आइसोसाइनाइड, जो कि क्या है आइसोसाइनाइड है। साथ में 3 KCl मिलेंगे और 3 क्या मिलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो रिएक्शन है इसी रिएक्शन का नाम है कार्बोलमीन रिएक्शन, जो कि मैंने पढ़ा रखी है पूरा डिटेल में चैप्टर अमीन्स के अंदर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां पे जाके चेकआउट एक बार कर लेना। आई की बात समझ में, तो ये थी कार्बोलमीन रिएक्शन, और ये टेस्ट भी है किसके लिए, फॉर द प्राइमरी अमीन्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है बी, वो किस लिए है, फॉर द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। किस लिए है ये है फॉर द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। और ये रिएक्शन इससे जो मैंने पहले पेपर डिस्कस कराया उसके अंदर भी रिएक्शन आपसे पूछी गई है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थैलेमाइड के स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्पेस की थोड़ी सी कमी है तो इसलिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये है हमारा थैलेमाइड। इसकी रिएक्शन में कराती हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH के साथ में, तो जिसके चलते क्या होगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, एक आउट होगा और एक सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। आई इतनी बात समझ। फिर फर्दर मैं इसकी रिएक्शन अगर कराऊंगी RX के साथ मीन्स एल्काइल हैलाइड के साथ, तो होगा क्या, C डबल बॉन्ड O N R, ये पॉजिटिव की जगह पे आ जाएगा R आ जाएगा। इसको बोलते हैं N एल्काइल थैलेमाइड। तो क्या बोलेंगे हम, N एल्काइल थैलेमाइड, जो कि फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ में, बेस के साथ में, NaOH के साथ में, और क्या देगा हमें, एक तो ये मिलेगा प्रोडक्ट और साथ में क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन मिलेगा, 1 डिग्री अमीन मिलेगा, जो कि क्या है RNH2, जो कि क्या है RNH2। मीन्स गैब्रियल थैलेमाइड जो रिएक्शन होती है इसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, इस वाली रिएक्शन से प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स नहीं बनते, सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स ही बनेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ से पूछ सकते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कौन से अमीन की फॉर्मेशन करेगा, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की या फिर एलिफेटिक की। तो याद रखेंगे एलिफेटिक की करेगा, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन नहीं करता। कौन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके बाद अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 21 की, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर कि जो ई नोट की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है Mn+3 से Mn+2 के लिए वो तो ज्यादा पॉजिटिव है, वहीं पे क्रोमियम और जो आयरन के कपल्स हैं उनकी वैल्यू जो है ई नोट की वो क्या है, कम है। तो ऐसा क्यों है,
तो इसका कारण ये है कि अगर मैं Mn+3 से Mn+2 की तरफ जाऊंगी तो यहाँ पे मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3d5 मिलेगी। क्या मिलेगी, 3d5 मिलेगी। और 3d5 क्या होती है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बिकॉज ये क्या है, एक हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ये क्या है, एक हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। तो Mn+3 से +2 जाने पे जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो 3d5 मिलेगी, जो कि स्टेबल भी है और एक क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा पॉजिटिव। वेराज अगर मैं क्रोमियम+3 से क्रोमियम+2 के अंदर जाऊंगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी, 3d4। और जब मैं Iron+3 से Iron+2 की तरफ जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6, जो कि ये भी क्या है, इस लीस्ट स्टेबल, ये भी लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसके पास स्टेबिलिटी से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, एक कम इलेक्ट्रॉन है। तो इसके कंपैरिजन में दोनों क्या है, लेस स्टेबल है, इसलिए जो इनकी ई नोट की वैल्यू होगी वो कम होगी। और Mn+3 से Mn+2 पे क्योंकि हमें क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी, इसलिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा पॉजिटिव होगी। तो आई इतनी बात समझ में, ये था इसका रीजन सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंडेंट था, इनकी स्टेबिलिटी के और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक, उसके बाद फिर ये है डी एंड एफ ब्लॉक की एक इक्वेशन है कि हमारे पास परमैग्नेटिक आयन है, उसकी रिएक्शन मैंने एसिडिक कंडीशन में करा दी, 16H+ के साथ करा दी, इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या, 16H+ के साथ करा दी, और किसकी प्रेजेंस में करा दी, ऑक्सलेट की प्रेजेंस में करा दी। तो उसने हमें यहाँ से क्या दिया, 2Mn+2 प्लस 10 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 हाइड्रोजन के वाटर, 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये थी इसकी कंप्लीट रिएक्शन जो आपको ऐसे लिखनी थी। तो जब मैंने इसकी रिएक्शन MnO4 नेगेटिव की, जो कि ये क्या है, आयनिक फॉर्म है, अनायनिक फॉर्म है किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की। तो खाली क्या है, ये परमैंगनेट है। इसकी रिएक्शन जब एसिडिक कंडीशन में कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सलेट, तो इसने क्या दिया, मैग्नीज दिया +2 में 10 CO2 एंड 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स। मीन्स यहाँ पे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ है इसका, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सलेट है इसने कैसे काम करा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्या करा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जहां पे इसने MnO4 नेगेटिव को क्या कर दिया, रिड्यूस, और खुद को क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो है 22, जो कि चैप्टर किसका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है सवाल। तो इसमें क्या बोला गया है कि ऑन डाइल्यूटिंग द 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक ए है और एक बी है, एक ग्राफ दे रखा है। अच्छा, उससे पहले कि लैम्डा एम जो है, मोलर कंडक्टिविटी जो ए की है वो बढ़ती है 25 टाइम्स, वहीं पे जो बी की मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है बस 1.5 टाइम्स। तो इनमें से पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जस्टिफाई करो अपने ग्राफ से। तो एक ग्राफ भी दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, जो कि कुछ ऐसा है कि लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी को दे रखा है किसके साथ, कंसेंट्रेशन की टर्म्स में। ठीक है, रूट ऑफ सी के साथ। अब जो ग्राफ है, एक तो ऐसे है, एक तो ऐसे है ग्राफ, और दूसरा है ऐसे, जो कि हल्का सा क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं थोड़ा सा दोबारा से साफ सा बनाऊं तो ये ऐसे दिखाई देगा कुछ ग्राफ, कि ये है लैम्डा एम, ये है रूट सी। ठीक है, तो ये ग्राफ तो दिखाई दे रहा है ऐसे एक तो, और जो दूसरा है लाइन उसकी, वो लाइन है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें प्लॉट करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन सा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो, अगर हम समझे ये है मोलर कंडक्टिविटी और इस तरफ बढ़ रही है कंसेंट्रेशन, लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा अलग वे में समझूं कि अगर इस तरफ कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो मतलब इस तरफ क्या बढ़ेगी, डाइल्यूशन। इस तरफ क्या बढ़ेगी, राइट से लेफ्ट जाते हैं डाइल्यूशन। तो ये वाला जो ग्राफ है, जैसे जैसे मैंने डाइल्यूशन करी, डाइल्यूशन के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है और एकदम से एब्रप्टली ये तेजी से बढ़ी। ठीक है, दूसरा जो ग्राफ है, इसमें अगर मैंने डाइल्यूशन करा तो इसकी वैल्यू लगभग कांस्टेंट है या फिर हल्का सा डिफरेंस है इसकी वैल्यू के अंदर, ये मैं बोलूँ कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ही कम बढ़ी। तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, ये बहुत ही एक्चुअली में बहुत ही कम आयनाइज होते हैं, ये 10 से 15% मैक्सिमम क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं। वहीं पे अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को देखेंगे 90 से 95% हमें आयनाइज फॉर्म में मिलते हैं, कटायंस और अनायंस की फॉर्म में मिलते हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला कि अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक ए है एक बी है, ए तो बढ़ रहा है 25 टाइम्स वाइल बी बढ़ता है 1.5 टाइम्स।
तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से ही टूटा हुआ है, अगर मैं उसका डाइल्यूशन कर दूं, मतलब वो पहले से डिसोशिएटेड फॉर्म में है 90 से 95%, अब अगर मैं इसका डाइल्यूशन कर दूं तो मैक्सिमम और कितना बढ़ेगा? अगर वो डिसोशिएट भी होगा तो 1 या 2% होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो जो ग्राफ के अंदर मुझे चेंज मिलेगा वो लगभग क्या मिलेगा? वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, बहुत ही माइन्यूट से क्या मिलेगा? इंक्रीज मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सिर्फ पहले 10 से 15% टूटा था, या सही तो 5 से 10% ही टूटता है, पर फिर भी अगर मैं मैक्सिमम ले लूँ 10 से 15%, और अब अगर मैं इसका डाइल्यूशन करूँ तो डाइल्यूशन होने से ये क्या करेगा? ज्यादा ब्रेकआउट होगा इन द फॉर्म ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो इसका जो ग्राफ होगा एकदम से एब्रप्टली ये क्या होगा? चेंज होगा। इसकी जो वैल्यू होगी डाइल्यूशन के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी की बढ़ेगी। तो अगर हमें इसको जस्टिफाई करना था तो कैसे करेंगे कि ये जो ग्राफ होगा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा, दैट इज इंक्रीजिंग एक्चुअली 25 टाइम्स, वाइल ये जो ग्राफ होगा बी वाला ये किसका होगा? ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज एक्चुअली इंक्रीजेस बाय 1.5 टाइम्स। तो रीजन क्या है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से टूटा हुआ है, डिसोशिएटेड फॉर्म में है, तो उसके अंदर हमें ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा। वाइल इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट वो क्या है? कम डिसोशिएटेड फॉर्म में है, कम आयनिक फॉर्म में है, तो उसको अगर मैं ब्रेकआउट करूंगी या उसको मैं डाइल्यूशन उसका कराऊंगी तो उसके अंदर मुझे ज्यादा चेंज मिलेगा देखने के लिए। आई इतनी बात समझ में? तो ये डिफरेंस था किसके बीच में, और ये क्वेश्चन है आपके जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका ये था क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को दिखा रखा है किसके टर्म्स में? डाइल्यूशन के टर्म्स में इसको क्या करा रखा है? चेंज करा रखा है, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है और में है इसी का, पर हमें तो सारे ही करने हैं, कि इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है किसी भी कॉलम का, उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो इतनी है 0.05 मोल लीटर इनवर्स एनओएच सोल्यूशन की, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है एक कॉलम का जिसके अंदर एनओएच सोल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन है इतनी, उसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 5.55 इंटू 10 ओम। तो कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी को, किसको? कंडक्टिविटी को। और अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है तो कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है K इक्वल टू कापा इक्वल टू C इंटू एक्स, जहाँ पे C क्या है? कंडक्टेंस विच इज इक्वल्स टू 1 बाय रेजिस्टेंस, वेयर एज एक्स इज शेल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है लेंथ बाय एरिया के बराबर। तो अब अगर मैं थोड़ा सा इसको खोल के लिखूँ तो मैं लिखूँ K इक्वल टू कंडक्टेंस को लिखा 1 बाय रेजिस्टेंस, शेल कांस्टेंट की वैल्यू है लेंथ बाय एरिया। अब रेजिस्टेंस तो उसमें इन्होंने दे दिया जो है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, जिसकी वैल्यू मैंने रख ली। लेंथ भी इन्होंने दे दी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। लेकिन एरिया रह गया अभी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इन्होंने सिर्फ क्या दिया मुझे? डायमीटर दिया। तो मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकती हूँ कैसे? एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी ले लूँ? 22/7, और यहाँ पे इन्होंने दे दिया मुझे डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसकी हाफ कितनी होगी? 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी मैं और इस पूरी की पूरी वैल्यू को फाइंड आउट करूंगी तो मेरा एरिया जो निकल के आएगा वो आएगा 0.785 ये, ठीक है। तो एरिया कितना निकल गया? 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख दूं 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? कि मैंने एरिया की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाल लिया क्योंकि हमें डायमीटर दे रखा था। अब इसके बाद अगर मैं इस पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पे सोल्व करूँ, ये 10 की पावर तो ऊपर चल जाएगी, तो 10 की पावर -3 इंटू 50 सेंटीमीटर बाय 5.55 इंटू 0.785। तो अगर मैं इस पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ से सोल्व करती हूँ तो जो वैल्यू निकल के आती है लगभग वो आती है 11.47 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू निकल के आती है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए जो कि है बी वाला, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने पहले से ही कर रखी है, कारण ये है कि हमें यहाँ पे ज्यादा टाइम ना लगे। लेकिन अगर आप लोगों को कैलकुलेशन के अंदर भी डिफिकल्टी होती है तो मुझे बता देना, मैं कैलकुलेशन भी फिर आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। तो हुई इतनी बात क्लियर? कैसा कराइए क्वेश्चन? बेसिकली जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स के अंदर वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस ही होते हैं, उन क्वेश्चन में ज्यादा कोई ट्रिकी वो नहीं होती, ठीक है। तो फॉर्मूले तो जरूर याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन हम आराम से अटेम्प्ट कर पाए। अब आ जाओ ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर है 23 का ए पार्ट, कि प्रिडिक्ट करो प्रोडक्ट्स फॉलोइंग रिएक्शंस के। ये हमें दे रखा है अल्कोहल, और ये कौन सा अल्कोहल है? ये है 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा है? 1 डिग्री अल्कोहल। मुझे कैसे पता चला?
क्योंकि वो कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है, ठीक है, वो कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है या फिर उसके पास एक मिथाइल ग्रुप है। क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। वो कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है उसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। अब अगर इसकी रिएक्शन में कॉपर के साथ करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों? अब आप लोग बोलोगे कि हमने अल्कोहल फिनोल्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हैं, है ना, तो वो ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड दे देता है। वो चीज हमने पढ़ी थी, बट वहां पे जो टेम्परेचर था वो 573 केल्विन था, कि कॉपर जब 573 केल्विन के साथ होगा तब वो 1 डिग्री अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेगा, इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड्स के अंदर। बट क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन, तो 273 केल्विन पे कॉपर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, ये है फिनोल चैप्टर से, हमारे अल्कोहल फिनोल से। ये मेरे पास है फिनोल। फिनोल के अंदर जब हम ब्रोमीन वाटर को डालते हैं तो होता क्या है? तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है, तो कभी मिलता है ना, वो मेरी जबान पे वही था जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो ऐसे ही जब मैं ब्रोमीन वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगी तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। तो क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। अब 2,4,6 कैसे? इससे देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये क्या है? 6। तो आई बात समझ में? ये डायरेक्ट रिएक्शंस दे रखी है एनसीईआरटी से उठा के, ठीक है। तो रिएक्शन हमें सारी की सारी करनी है, एनसीईआरटी को पढ़ना है लाइन बाय लाइन। अब इसके बाद और में जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखो, गिव रीजन। रीजन करना है कि जो पैरानाइट्रोफिनोल्स हैं वो ज्यादा एसिडिक है पैरामिथाइल फिनोल से। मतलब पैरानाइट्रोफिनोल का मतलब क्या है कि पैरा पोजीशन पे लगा दिया नाइट्रो, पैरानाइट्रोफिनोल। और पैरामिथाइल फिनोल का मतलब क्या है? इस पे लगा दिया CH3 ग्रुप। अब इन्होंने बोला कि जो एसिडिटी है पैरानाइट्रोफिनोल की, इसकी एसिडिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। देखो कारण क्या है? कारण ये है कि बेंजीन के ऊपर लगा है, ये मैं बोलूँ फिनोल के ऊपर लगा है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को लगाया, क्या करा कि जब हमने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को लगाया तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ने रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन की रिंग से अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ले ली, या बेंजीन की रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर दी। अब अगर इसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर दी तो जो ऑक्सीजन अभी तक इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स लेने शुरू कर देगा, किससे भी? हाइड्रोजन से भी। अब अगर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्योंकि उसे यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन सब कम मिलेंगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स किससे लेगा? हाइड्रोजन से। अगर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इनके ऊपर चार्ज का डिफरेंस जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, जिसके चलते यहाँ से H+ का निकलना क्या होगा? आसान होगा। और जितना जल्दी H+ निकलेगा उतना ही अच्छा वो क्या होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि जितना जल्दी H+ बाहर निकलता है उतना ही क्या होता है? एसिडिक। वो यही एसिडिटी को डिफाइन करता भी है बाय द अरेनियस थ्योरी, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा? अच्छा एसिडिक। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? देखो इसमें दिक्कत ये है, इसके पास है मिथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इस रिंग को। अगर इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो अब इस ऑक्सीजन को जरूरत नहीं है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेने की, क्योंकि इसको मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स किससे मिलेंगे? बेंजीन रिंग से। अगर इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो यहाँ पे पार्शियल जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? देर में जनरेट होंगे, लेट होंगे, और H+ क्या निकलेगा? यहाँ से देरी में निकलेगा एज कम्पेयर टू इसके। तो पैरानाइट्रोफिनोल्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा एट द रिंग, जिसके चलते ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन्स लेगा हाइड्रोजन से भी, जिसके चलते इनके ऊपर चार्जेस का जो पार्शियल चार्जेस का डिफरेंस है वो जनरेट होगा और H+ इजिली यहाँ से आउट होगा एज कम्पेयर टू पैरामिथाइल जहाँ पे क्या लगा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर देगा? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, जिसके चलते वो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा, तो H+ को क्या करेगा? लेट आउट करेगा, किसके कंपेरिजन में? पैरानाइट्रोफिनोल के। इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा और ये क्या होगा? लेस एसिडिक। आई इतनी बात समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास है टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन हमने कराई NaOCH3 के साथ में, जो कि हमें एल्कीन देता है एज ए मेन प्रोडक्ट, वो ईथर नहीं देता। अब देखो ऐसा क्यों है? यहाँ पे है NaOCH3, तो जिसमें Na पॉजिटिव टूटेगा और OCH3 नेगेटिव टूटेगा, ऐसे। तो ये जो OCH3 नेगेटिव है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको बिहेव भी करना चाहिए था एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, बट यहाँ पे बैठा हुआ है ऑक्सीजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये मैं बोलूँ कि ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा।
तो अगर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो ईथर की फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अगर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि NaOCH3 क्या है, एक बेस है। क्या है? बेस है। और बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट आउट करना। तो अगर ये हाइड्रोजन को लेगा, H+ को लेगा, प्रोटॉन को लेगा, तो क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। तो आपको लिखना है कि NaOCH3 क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कम बिहेव करता है, इसलिए ये यहाँ पे बिहेव करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, जो कि प्रोटॉन को निकाल के यहाँ से क्या बना देगा? एक एल्कीन को बना देगा। अब अगर आप लोग देखना चाहो, देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले है ये CH3, इसको मैं ऐसे खोल के लिख दूं, है ना। अब ये क्या है? बेस। बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा? आउट। तो आपको यहाँ पे ना एक एल्कीन दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? यहाँ पे एल्कीन की। तो यही एल्कीन बनेगी। रीजन कितना सा है? बस रीजन ये है कि यहाँ पे NaOCH3 का जो बिहेवियर है वो कैसा बिहेवियर है इसका? एज अ बेस, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद अब आप आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हो गया। ये देखो, ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, उसकी रिएक्शन जो मैं PCl5 के साथ कराती हूँ, तो ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी कि अगर पढ़ा रखी है कि अगर PCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमेशा बाय प्रोडक्ट निकलेगा फॉस्फोरस एसिड H3PO3। अगर PCl5 के साथ कराओगे तो POCl3 प्लस HCl पक्का निकलेगा। अगर SOCl2 के साथ कराओगे तो SO2 प्लस HCl पक्का निकलेगा। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरीन्स में। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से बनना क्या था? यहाँ पे बेसिकली बनना था आपका ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये बनता है यहाँ पे ए। क्या बनता? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जब आप इसकी रिएक्शन AgCN के साथ करते, अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन KCN के साथ करते जो कि आयनिक है नेचर में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता? अगर मैं KCN के साथ इसकी रिएक्शन करती तो CH3CHCN CH3। बट क्योंकि यहाँ पे KCN तो नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखा है? AgCN। और AgCN कैसा होता है? कोवेलेंट इन नेचर, जो कि क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मीन्स ये तो हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि AgCN का बिहेवियर यहाँ पे क्या है? आयनिक नहीं है, ये कोवेलेंट है। अगर KCN होता तो C के थ्रू अटैच होता, लेकिन क्या है? AgCN है तो N के थ्रू अटैच होगा, तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मीन्स आंसर नंबर बी। ठीक है, आई इतनी बात समझ? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखो क्या है। ये है नेक्स्ट वाला कि हमारे पास है CH3CH2CH2Cl। फिर से क्या है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। उसकी रिएक्शन मैंने KOH के साथ करा दी, बेस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो उसने A दिया। और फिर HBr के साथ करा दी तो B दिया। तो ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे KOH के साथ अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन कराई तो देखो हुआ क्या है? यहाँ पे इथेनॉल की प्रेजेंस में हुआ ये है कि यहाँ पे बनी है हमारी एल्कीन। क्या बनी है? एल्कीन बनी है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या हुआ कि जो हमने QH के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराई, QH क्योंकि क्या होता है? एक बेस होता है। ठीक है, NaOH हो गया, KOH हो गया, तो सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। और बेस का काम होता है H+ को, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। तो अगर मैं थोड़ा सा खोल के दिखाऊं कि ये रिएक्शन कैसे होगी, तो देखो ये रिएक्शन होगी कुछ ऐसे। कैसे होगी कि CH3 है, CH2, इस CH को मैं लिख देती हूँ ऐसे। एक सेकेंड, CH3CH इस अरे दोबारा, चलो अब देखो ये है CH3, ये है CH, एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा दो, ये है CH2, ये है Cl। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? बेस। तो अभी मैंने बताया था बेस का काम होता है H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना। अगर ये H+ को लेगा तो यहाँ पे छोड़ेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज बनेगा, या मैं बोलूँ जब ये उसको लेके बाहर निकलेगा तो ये अपना बॉन्ड, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इधर फर्दर मूव करेगा, Cl यहाँ से क्या निकलेगा? बाहर। तो यहाँ पे देखो बनी ना ये एल्कीन। क्या बनी है? एल्कीन। तो क्या बना इधर? एल्कीन बनी। तो ए क्या हो गया? ए के अंदर तो हम क्या लिख देंगे कि किसकी फॉर्मेशन हुई है? एल्कीन की। तो ये तो बना ए, जिसके अंदर क्या बनी है? एल्कीन। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं HBr के साथ तो यहाँ पे क्या लगेगा? मार्कोनी रूल। क्या लगेगा? मार्कोनी रूल, जिसमें क्या था कि एल्कीन की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा
उस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा अराउंड द एल्कीन जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो एक कार्बन ये है, एक ये है, तो किसके पास हाइड्रोजन कम है, इस कार्बन के पास, तो ब्रोमीन आके इधर क्या करेगा, अटैक, और ये हमारा प्रोडक्ट बना देगा जो कि फिर से क्या है, टर्शरी, सॉरी जो फिर से क्या है, सेकेंडरी है, ये क्या है, सेकेंडरी। आज मैं बोल रही हूँ उलट पुलट, पता नहीं क्यों। तो ये बन जाएगा बी, तो ये ए बन गया, ये क्या बन गया यहाँ पे, बी। बताओ समझ आया क्या ए और बी, ठीक है। तो ये थे इसके फाइनल प्रोडक्ट्स ए एंड बी जो आप लोगों को रखने हैं ध्यान, ठीक है। मैं देखो हल्का हल्का सा मैकेनिज्म करा रही हूँ, वही है कि डिटेल में पढ़ना है फिर तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बट अगर हाँ ऐसे समझना है तो फिर ये पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको डिफाइन करना है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, क्या होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो जब भी हम प्रोटीन के अंदर जब भी प्रोटीन के अंदर चेंज होता है टेम्परेचर के कारण, एसिड के कारण या उसकी पीएच के अंदर चेंज होता है, तो होता क्या है कि जो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से उसके ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं, उसकी हेलिक्स अनकोल्ड हो जाती है जिसके चलते प्रोटीन लॉस हो जाता है और उसकी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। इसे को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि व्हेन द प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर or chemical change or pH change, the hydrogen bonds get disturbed. Due to this, globules unfold, helix get uncoiled, and the protein loses its biological activity. ठीक है, this is called denaturation of protein. अब एक चीज और है कि जो 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स होती हैं वो तो हो जाती है डिस्ट्रॉयड डीनेचुरेशन के दौरान, लेकिन जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है, इंटैक्ट, किसकी, प्रोटीन की। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर्स जो है प्रोटीन की वो डिस्ट्रॉयड होती है ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन। तो 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाती है डिस्ट्रॉयड, और जो हमारी ये होती है प्राइमरी, ये क्या रहती है, इंटैक्ट। तो अगर मैं इसकी आपको लिख के दिखाऊं आंसर, क्या लिखोगे कि व्हेन अ प्रोटीन is subjected when a protein is subjected to change in temperature, pH और chemical change, ठीक है, और chemical change, then its hydrogen bond disturbed. Due to this globules unfold and helix get uncoiled, and protein loses its biological activity. दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो और इफेक्ट क्या है डीनेचुरेशन को ऑन द स्ट्रक्चर की 1 डिग्री रिमेन इंटैक्ट वाइल 1 डिग्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाइल 2 डिग्री एंड 3 डिग्री गेट डिस्ट्रॉयड। लेकिन जो 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक है। तो आई बात यहाँ तक समझ, तो यहाँ तक हमारा सेक्शन भी हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सेक्शन सी। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेरा वर्क सही लगता है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फर्दर शेयर भी करो ताकि और भी लोग इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, ठीक है।